हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के हमारा सेशन को लेके। देखिए, अभी आईपीएल का कल ऑक्शन हुआ है और ऐसे तो बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनेंगे कि आईपीएल से पूछ लेंगे, बट हाँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो कल के आईपीएल के ऑक्शन में एक ऐसी चीज़ घटी है जो कि एक इतिहास रचा है, हिस्ट्री बनाई है। वो क्या बनाया है? 24 करोड़ समथिंग में आपके मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ जो है ये इनका प्राइस लगाया गया है कल। और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स, आप शाहरुख खान की टीम ऐसे करके याद समझ सकते हैं, उनके द्वारा खरीदा गया है, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी बनते हैं। और कल ही के ऑक्शन में आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे सेकंड महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस भी आपके बिके हैं, जिनको आपका हैदराबाद की टीम ने लिया है। तो ये दो ऐसे छोटी सी न्यूज़ है एंड थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है, ये एक हिस्ट्री टाइप ऑफ बना है आईपीएल में, तो ऐसी चीज़ें हमें थोड़ी सी नॉलेज में रहनी चाहिए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। एक एडिटोरियल आया हुआ है आर्टिकल 370 के ऊपर। तो आर्टिकल 370 हुआ क्या था, क्या है ये पूरा मामला, पूरा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको अगर याद होगा 2019 की बात है, हमारी सरकार ने जो आर्टिकल 370 है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जिसमें आप बहुत बार हर कानून के अंदर ये पढ़ते थे कि फलाना कानून जो है वो ऑल इंडिया में है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल, या इस तरीके की चीज़ें हम काफ़ी बार न्यूज़ में पढ़ते थे, देखते थे, सुनते थे। तो 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया था कि भैया स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का नहीं रहेगा, और जम्मू कश्मीर को एज ए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसका नाम था इन री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो जजेस इसको सुन रहे थे वो आपके थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना एंड BR गवई एंड सूर्यकांत। तो ये जजेस जो हैं वो पूरे इस मामले को देख रहे थे। अब इसमें हुआ क्या, देखो, जजमेंट आ गई है। जजमेंट ये आई थी कि भाई जो हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा के स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का खत्म किया था, वो एक सही फैसला था। अब यहाँ पे ना काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका, तो ये किन एंगल्स पे इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट का, वो समझते हैं। देखिए, अगर आप पूरे इंडिया की बात मानेंगे तो हर कोई यही मानता है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज भी सारी इस चीज से अपने आप को खड़ा पाती हैं इसी सोच पे कि भाई जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटा देना था, आर्टिकल 370 हटा देना था। लेकिन लोग जो है ना यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो तरीका इसको हटाने के लिए यूज किया था वो गलत था। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका आर्टिकल 370 में ये चीज थी कि ये स्पेशल स्टेटस हटाया जा सकता है, बट उसमें यह था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की डिसाइड करेगी, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो 57 या 58 ऐसे ही 1958 में हटा दिया गया था। तो वहां पे फिर हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह फिर वहां पे आप जानते ही हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली होने लगी थी। तो जब हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशल स्टेटस 370 का हटाने का करने का सोचा, तो उस समय उन्होंने 2019 में एक ऑर्डर निकाला। उन्होंने ऑर्डर में ये निकाला कि इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट सेम एज लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी मीन करेगा। अब आप कहोगे कि सर लेजिस्लेटिव असेंबली का तो हो गया ना, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो हमारी गवर्नमेंट ने सही किया होगा। तो देखो हुआ क्या, 2019 में ना जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था। क्या था? प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल के वजह से यहाँ पे उस समय कोई भी सरकार नहीं थी। जब कोई भी सरकार नहीं थी तो लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन नहीं ली गई। उस समय प्रेसिडेंट की परमिशन ली गई और फिर इस नियम को, कानून को हटा दिया गया, या फिर जो भी करके प्रोसेस को लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन, जो बहुत जानकार या जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनका यही कहना है कि जो तरीका इस प्रोसेस को करने के लिए यूज हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, वो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट में। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखें, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी परमिशन के बिना ये नहीं हो सकता है। बट यहां पे तो कोई था ही नहीं उस समय, तब भी आपने कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट का देखो जो वर्डिक्ट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब अगले 1 साल के अंदर वहां पे इलेक्शन एंड एवरीथिंग हो जाएगा,
तो वहां पे वो परमिशन भी ले ली जाएगी। तो इस तरीके की चीज देखने को मिली है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भैया ये गलत हुआ है। दूसरी चीज ये है कि आर्टिकल 3 के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये बात है कि चलो ठीक है, क्योंकि अभी हुआ क्या, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, उसको अब यूटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो आर्टिकल 3 में ये बात कही गई है कि आप उस स्टेट से परमिशन तो लोगे ना किसी भी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां पे वो चीज भी देखने को नहीं मिली है। तो जिसके चलते हुए अभी एक जो एंगल है उसके तहत काफी सारे लोग जो हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आपने इस बात को छेड़ा तक नहीं या इस पे कुछ अपना फैसला नहीं दिया। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूं, तो ये एडिटोरियल्स में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होके आ रहा है, इसीलिए ये चीजें, एंड काफी सारे लोग जो है न्यूज चैनलों पे भी इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये वाला ये मामला था। देखो जम्मू कश्मीर और भारत का ये जो 370 वाला मामला था, देखो बिल्कुल हर कोई इंडिया में लगभग यही मानता है कि ठीक है ये होना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे काफी सारे देखो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि क्यों 370 हटाने के लिए काफी लोग मानते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में डेवलप नहीं कर पा रहा था, वहां पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं आ सकते थे, वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हो सकते थे, क्योंकि फिर नियम था कि जम्मू कश्मीर में जमीन से जम्मू कश्मीर वाला लेगा, इस तरीके की चीजें बहुत सारी थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। तो ये चीजें हुई सही हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि सही हुआ कि गलत हुआ। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो द वे इट हैज बीन यूज्ड वो एडिटोरियल के अंदर क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए लंपी स्किन डिजीज के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है। तो लंपी स्किन डिजीज क्या होती है और क्या आर्टिकल है, देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो लंपी स्किन डिजीजेस के अंदर जो काऊ होती हैं या फिर जो आपकी कैटल्स होते हैं, उनके बॉडी पे कुछ इस तरीके का पार्ट्स बन के आ जाता है, मतलब हम हिंदी में उसको जैसे बोलते हैं दाने दाने हो जाते हैं, उस तरीके की चीजें होती है। तो लंपी स्किन डिजीज जो है ये कैटल को लार्ज स्केल पे अफेक्ट करती है। अगर आप भारत के अंदर आंकड़ा देखें तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो न्यूज आप देखोगे इसमें ये बताया गया है कि 2 लाख के आसपास कैटल्स मर गई हैं इससे, लेकिन ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, इसमें भी कमियां बताई जा रही हैं कि और ज्यादा का ऐसा हुआ होगा। जो लंपी स्किन डिजीज है, ये लंपी स्किन डिजीज वायरस के थ्रू फैलती है और फर्स्ट आउटब्रेक जो है वो जैम्बिया 1929 में हुआ था। और ये वाली चीज है, पहले ऐसा माना जाता है कि इंसेक्ट से ये फैला है। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो फीवर, डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज, नोज, ड्रूलिंग, ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। ये एपेटाइट भी कम कर देती है कैटल्स की, उनका जो मिल्क देने की शक्ति है वो भी कम कर देती है। तो दिस इज व्हाट आपका लंपी स्किन डिजीज। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। आपसे एमसीक्यू में सिम्टम्स पूछ लिए कि इसमें से कौन सा है या कौन से वायरस से होता है या आउटब्रेक कहाँ से हुआ था, तो इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसमें अपने को सब तरफ से सोच के चलना है कि हाँ यार यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से अपने को क्लियर रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। अभी देखो एक चीज़ और है यार, जो भी आप जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए स्पेशली ये बात बोल रहा हूँ। आप ये सोच के मत चलना कि आपको सब कुछ याद रहेगा जब आप अगले साल पेपर दोगे और न्यूज़पेपर सुन रहे हो, एनालिसिस सुन रहे हो और फिर बंद कर दे रहे हो वीडियो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को कोई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर आपको बेटा एग्जाम टाइम तक कुछ भी याद नहीं रहना है। इतना सारा कंटेंट हो जाएगा दिसंबर तक कि खुद ढूंढते रह जाओगे कहाँ से क्या पढ़ें, कैसे करें। तो एक आपकी देखो जो मंथली मैगजीन चल रही है वो आप करते चलो, प्लस फिर एक इधर आपका नोट्स बनाते चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। न्यूज है और काफी डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत भी है क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। हुआ क्या है, आपको पता है कि सेम सेक्स मैरिज का मामला जो है वो कोर्ट में काफी समय से था, सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से था, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है अपना वर्डिक्ट इसके ऊपर दे दिया है, ठीक है। 3:2 के रेशियो में ये वर्डिक्ट आया है। क्या है ये पूरा मामला, क्या बोला है जजेस ने, क्या क्या ओपिनियंस आए हैं, सारी चीजें अभी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो 5 जज की बेंच थी। कौन कौन थे, तो हमारे सीजीआई साहब DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजय कृष्णा कौल, S रविंद्रन भट्ट, हीमा कौली एंड PS नारस, ठीक है। तो ये आपके जो हैं
इसमें आपके जो जजमेंट हुआ है उसमें जो जज की जो बेंचेस थी वो ये थी, 5 जज की बेंच। ठीक, इसके बाद देखो सबसे पहले एक हेट्रोसेक्सुअल क्या टर्म होती है ये समझ लो, फिर धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। केस का नाम क्या है? केस का नाम है आपका सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हेट्रोसेक्सुअल का बेसिकली मतलब ये होता है जो एक बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन शादी करते हैं तो उस या फिर उस रिलेशन को जो बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में होता है उसे हेट्रोसेक्सुअल बोला जाता है। ठीक है, मामला क्या था? मामला देखो कोर्ट में ये था कि यार हेट्रोसेक्सुअल लोगों के लिए तो सारे ही लॉज हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, या अगर कोई हिंदू रिलीजन में शादी करेगा तो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई सेम सेक्स का बंदा शादी करना चाह रहा है तो फिर वो कहाँ पे शादी करे? तो उसमें ना 2-3 डिमांड थी। पहली तो ये थी कि सेम सेक्स मैरिज वालों को जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो आपकी है इसके अंदर इनको शादी का राइट मिले। दूसरा एक डिमांड ये था कि स्पेशल मैरिज एक्ट को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए कोर्ट को, इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि इक्वलिटी प्रिवेल नहीं करता है, इसमें सेम सेक्स मैरिज के कोई प्रावधान नहीं दिए हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से देख लो कि अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना था कि स्वरा भास्कर ने शादी करी थी। ठीक है, तो एक्चुअली उनकी जो शादी थी वो सेम रिलीजन में नहीं थी, तो उनकी शादी जो हुई होगी वो हुई होगी किसमें? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट बना ही इसलिए था जब कोई अपने रिलीजन के अंदर शादी नहीं कर रहा है और दूसरे रिलीजन में शादी करना चाह रहा है तो फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट का यूज करके शादी कर सकता है। देखो होता क्या था ना, पहले लोगों को कन्वर्जन करना पड़ता था। जैसे कोई इस्लाम में शादी करना चाहता है, अगर किसी का जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है तो पहले क्या होता था, कन्वर्ट होना पड़ता था फिर शादी करनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डायरेक्ट शादी कर सकते हो। तो ये वाली चीज है। फिर जो गवर्नमेंट है उसका ये यहाँ पे ये कहना था कि भैया ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट्स आ रहे थे मैं वो बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती थी कि लॉज के ऊपर यार देखो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए, जो भी होगा हम डिसाइड करेंगे, समय हमें लगेगा वैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि अगर सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दी गई ना तो भारत के करीबन 160 लॉज जो है वो इम्पैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखो क्या आपको पता है कि कोई कपल जो है मान लो वो गवर्नमेंट जॉब में था, मतलब कोई हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब में था, रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन मिलती है। ठीक, पर जब हस्बैंड मर जाता है तब भी वाइफ को जब तक वो अलाइव है उनको पेंशन मिलती रहती है। पर फिर यहाँ पे क्या होगा कि सेम सेक्स में भी ये चीजें होंगी, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ, तो मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लॉज जो हैं वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होंगे अगर यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। ठीक, अब इसमें स्टेट्स भी थे, उनका भी अपना अपना से था, जैसे कि राजस्थान, असम एंड आंध्र प्रदेश, इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया। ठीक, जैसे सिक्किम, महाराष्ट्र, यूपी, मणिपुर, ये स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें और समय चाहिए इस पे कुछ बोलने के लिए। बाकी स्टेट ने एज सच अपना कोई ओपिनियन इस पे रखा नहीं था। वर्ल्ड के अंदर अराउंड 32 कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, जिसमें मुझे जो याद आ रहा है कि 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कोर्ट ने अलाउ करवाया है, बाकी में पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू आया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड ताइवान। ताइवान जो है वो 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट बिकेम्स एशियाज फर्स्ट कंट्री जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करता है। आपको ये भी याद होगा 2018 के अंदर आपने पढ़ा होगा आई होप कि 5 जज की बेंच थी, उन्होंने 377 सेक्शन जो है जो क्रिमिनलाइज करता था सेम सेक्स रिलेशंस को, सेम सेक्स मैरिजेस को, वो खत्म कर दिया है। मतलब देखो पहले तो ये था कि पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, अब वो खत्म हो चुका है। इसीलिए अब राइट की बात हो रही है कि शादी का राइट मिलना चाहिए, अडॉप्शन का राइट मिलना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है सुनने को हमें मिलती हैं। अब थोड़ा सा इसमें और जानते हैं, देखते हैं कि क्या जजेस के ओपिनियन आए। तो 5 जजेस की बेंच थी, तो सबसे पहले सीजीआई का देखते हैं कि सीजीआई का क्या ओपिनियन था। तो सीजीआई का देखो ना, सेम सेक्स मैरिज के फेवर में ही कहीं ना कहीं ओपिनियन था, अडॉप्शन के फेवर में था कि सेम सेक्स मैरिज के जो कपल है, एलजीबीटीक्यू कपल्स हैं, वो अडॉप्शन भी कर सकते हैं। इस तरीके का आप जो है सीजीआई का ओपिनियन देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखो सीजीआई का कहना था कि सिर्फ पार्लियामेंट जो है ना वही डिसाइड नहीं कर सकती है कि भाई शादी कैसे होगी, क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है। फिर सीजीआई ने ये भी बोला कि जैसे एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि क्वीरनेस जो है ना ये अर्बन है, एलिट है, और मतलब नया नया, जैसे लोग ये बोलते हैं कि यार ये नया नया ये है, कुछ मतलब चोचले हैं, इस तरीके की चीज़ें लोगों का मानना होता है कुछ लोगों का।
तो उस पर सीजीआई साहब ने बोला कि क्विटनेस इज नॉट एन अर्बन और एलाइट, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई इस तरीके का टॉपिक है, ये मतलब जरूरी है। फिर यहाँ पे एसएमए कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन, ऑल्दो सीजीआई ने फिर यहाँ पे भी बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इट कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन। ये आप जो डिमांड कर रहे हैं, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की तरफ से एक जो आया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है वो इक्वालिटी प्रिवेल नहीं करी गई, तो उसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। तो सीजीआई ने बोला कि यार ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट ना, अगर आप इसका पर्पस देखें तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा पर्पस सर्व कर रहा है। आप ये देखिए कि कितने सारे लोग जो हैं वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी करते हैं, तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। और जस्टिस कोल साहब ने सीजीआई के साथ अपनी चीजों को रिलेट किया है, सेम चीजें बोली गई हैं, मतलब सीजीआई प्लस जस्टिस कौल जी का जो वर्डिक्ट था वो जो 3:2 में था ना, वो 2 वाले साइड में थे, ठीक है। जस्टिस कौल साहब ने ना एक चीज और बोली थी, मैं आपको वो टर्म बता देता हूं, हाँ, सिविल यूनियन। सिविल यूनियन का बेसिकली मतलब ये होता है कि, चलो वो लास्ट में समझाऊंगा ना, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर देखो एक और चीज थी, कारा करके ना एक हमारे यहाँ पे देखो संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो कारा का ये कहना था कि भाई एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को अडॉप्शन अलाउ नहीं करना चाहिए। तो उस पे सीजीआई ने बोला कि यार अडॉप्शन देना चाहिए, क्यों नहीं करने देना चाहिए, अडॉप्शन करने देना चाहिए। फिर अब जस्टिस भट्ट साहब ने क्या बोला, जस्टिस भट्ट साहब ने बोला कि ये सब चीजें ना सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, मतलब अभी 3 जो था, जो जिनका माइनॉरिटी तो सीजीआई एंड कौल साहब का हो गया, अब मेजॉरिटी वाला हम देख रहे हैं। जस्टिस भट्ट साहब ने बोला कि यार ये सारी चीजें जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है। देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये काम लेजिस्लेचर का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की नीड नहीं है। और एक बात देखो, सीजीआई ने भी कही थी, कौल साहब ने भी कही थी, और वो जस्टिस भट्ट और बाकी जजेस ने भी एग्री किया है कि एक कमेटी बननी चाहिए, और वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो समस्या हो रही हैं, डे टू डे समस्या हो रही हैं, उनके बारे में उनसे समझ के, उनसे बात करके, एनालिसिस करके उसके ऊपर काम किया जाए, और अगर उनको एक्चुअल में जो जो प्रॉब्लम्स हैं फिर उसके हिसाब से चीज़ों को लाया जाए। बट शादी और ये करना भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ना ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों के लिए अडॉप्शन को ना इतना मना किया जाता है। ऐसा नहीं है कि देखो सभी लोग वैसे हैं, बट देन देयर इज की एक मछली तालाब को गंदा करती है, इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। देखो जहां जहां पे विश्व में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे गे कपल्स को अडॉप्शन अलाउड है। आप ये न्यूज पढ़िए, गे कपल चार्ज विद मोलेस्टिंग देयर अडॉप्टेड सन्स आल्सो पिम्प्ड देम आउट टू पीडियोफाइल रिंग रिपोर्ट क्लेम्स। समझ में आया आपको कुछ? जैसे कि ये एक ऐसा एक एग्जाम्पल है, बट इस तरीके के बहुत सारे केसेस ना आपको फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं जहां पे इस तरीके की जो आप कह सकते हो कि चीजें देखने को मिलती है। देखो इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, पापा टू आवर 2 वंडरफुल बॉयज, और अंदर घर में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो, और खुद तो बच्चों के साथ दुष्कर्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको बाहर भी दे रहे हैं लोगों के साथ करने के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है। देखो अडॉप्शन का बेसिकली प्रक्रिया क्या है, अगर आपकी आज की डेट में हम इंडिया में देखो तो एक मेल बंदा ना विदाउट अ फीमेल पार्टनर कैन नॉट अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड, मतलब बहुत सारा इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इस तरीके से इसको इसीलिए स्ट्रिक्ट बनाया जाता है कि कोई इस तरीके की समस्या ना हो। बट जब सेम सेक्स में अगर अडॉप्शन अलाउ कर देंगे ना तो बहुत सारी दिक्कतें इस तरीके की देखी जा सकती हैं। तो ये कारण रहता है जिसकी वजह से इसको इतना थोड़ा सा अपोज किया जाता है। अब अगर हम कंक्लूजन देखें कि पूरा इस वर्डिक्ट का कंक्लूजन क्या है, तो देखो ऑल 5 जजेस ने ये बोला है कि भैया मैरिज जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कहा जा रहा था ना सेम सेक्स एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के द्वारा कि मैरिज फंडामेंटल राइट हमें नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये 5 जजेस का मानना है कि भाई मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। 3/2 की मेजोरिटी से वर्डिक्ट आया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। और नो सिविल यूनियन। सिविल यूनियन क्या है बताता हूँ। देखो ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली सिविल यूनियन का मतलब ये होता है कि कोई चीज ना ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करी गई है, लेकिन उसके जो बेनिफिट है वो दिए जा रहे हैं। जैसे आप इसको ऐसे एग्जांपल ले लो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को शादी अलाउ नहीं करी हमने कि भाई मैरिज अलाउड नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, पर उनको सिविल यूनियन अलाउ कर दिया। सिविल यूनियन मतलब कि फिर जो मैरिज वाले जो लोग होते हैं, जैसे जो एक नॉर्मल कपल होता है, उसके जितने बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं विदाउट गेटिंग मैरिड। मतलब
आपने डायरेक्टली मैरिज अलाउ नहीं करी, लेकिन सिविल यूनियन अलाउ करा है कि उसके जो बेनिफिट पर्क्स होंगे वो आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे इंडिया में उसके लिए भी मना कर दिया गया है 5 जजेस के द्वारा, नो सिविल यूनियन की जो एक मेन चीज सामने निकल के आई है। इसमें आई थिंक 5 जजेस थे, 3 थे, ये देखना पड़ेगा, बट ये भी एक इसमें से चीज निकल के सामने आई है। ठीक है, इसके बाद हम स्पेशल मैरिज एक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं कि सर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था। कब आया था? 1954 में। ऑल मैरिजेस इन इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉ, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया 1954, और एक है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है ये आया ही इसलिए था कि जब एक रिलीजन से दूसरे इंटरफेथ रिलीजन में शादी करे कोई भी पार्टी, कपल, इसका प्रोसेस क्या होता है, कपल को नोटिस सर्व करना होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ मैरिज ऑफिसर को 30 डेज बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ द मैरिज। देखो इसका भी क्रिटिसिज्म है स्पेशल मैरिज एक्ट का, इसमें ना बड़े मतलब ट्रिकी टाइप के स्टेप्स हैं यार। जैसे क्या होता है ना, इसमें एक ये है कि आपको नोटिस बोर्ड पे ना जिन कपल ने शादी करनी है उनका जो मैरिज ऑफिस है इसके नोटिस बोर्ड पे वो चिपकेगा, नोटिस चिपकेगा, और उसमें पूरा एड्रेस, पता, सब कुछ लिखा होता है। तो फिर अब कोई सोचो अगर अपने घर से भाग के शादी कर रहा है और उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं, वो एड्रेस ढूंढ के पहुंच जाएंगे, हम मारेंगे यार। ये मतलब इस तरह की चीजें भी हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। एप्लीकेबिलिटी किस पे है? एनी पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जूइश कैन ऑल्सो परफॉर्म मैरिज under the Special Marriage Act 1954. Inter-religion marriage are performed under this act. The act is applicable to the entire territory of India and extends to intending spouses who are both Indian national living abroad, Indian national living abroad. इन सब पे इसकी applicability है।